कार्ल युंग जो कि एक फेमस साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने शैडो वर्क का एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया था। पढ़ना एक अलग चीज़ है। कुछ लोगों को यूनिवर्स पुश करता है ये शैडो वर्क करने के लिए। एटलीस्ट मेरे केस में यही रहा कि मुझे जैसे किसी ने पुश किया हो कि ये करना ज़रूरी है। और आज जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़कर, पिछले 2-3 साल से मैंने काफ़ी मेहनत की है और अभी भी कर ही रही हूँ, तो समझ में आता है कि इससे ज़्यादा पेनफुल आई थिंक कोई चीज़ नहीं है। जितना मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, पढ़ाई लिखाई और एक्सपीरियंसेस, वो सब आपको आप जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि मैंने जो शैडो वर्क किया उसमें वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको एकदम मिनिस्क्यूल लगने लगते हैं, छोटे छोटे लगने लगते हैं एज़ कम्पेयर टू द शैडो वर्क स्टेज। जब आप शुरू करते हो, आइसोलेशन में चले जाते हो, आप चाहो या ना चाहो यूनिवर्स आपको पुश करता है कि ये ज़रूरी है इस समय करना, क्योंकि एनर्जीज़ एक्सट्रीमली इम्बैलेंस्ड होती हैं। आपके अंदर इम्बैलेंसेस हैं, इसलिए बाहर जो आप मिरर वही करते हो जो आपके अंदर है। सो अगर आप अंदर से इम्बैलेंस्ड हो, सो बाहर भी आपको यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं फोर्सफुली मुझे शुरुआत करनी पड़ी शैडो वर्क की। और शुरुआत मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमा से की, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं पता था कि चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमास वगैरह भी होते हैं या मेरी लाइफ में कोई थे। तो जब मैंने जाना शुरू किया अपने चाइल्डहुड में और शैडो वर्क करना शुरू किया, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन सच में बहुत माशाल्लाह इतना पावरफुल है कि ऐसी इंसिडेंट्स याद रखता है जो कि हमें कॉन्शियसली हमारी मेमोरी से वाइप आउट हो चुकी होती हैं। स्पेशली बिकॉज हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड को, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम इस इवेंट से सर्वाइव कर जाएं, हम बाहर निकल जाएं, या जो भी आप फेस कर रहे हो अपने चाइल्डहुड में, सो वो आपको लगता है कि इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कोई रूल बुक तो लेके नहीं आए थे आप। हमें तो नहीं कुछ भी याद है कि चाइल्डहुड कैसा होता है या कैसा परफेक्ट चाइल्डहुड होता है, तो किसी भी बच्चे को नहीं पता। सो जो भी होता है बचपन में वो बच्चे को नॉर्मल ही लग रहा होता है। सो लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कैसे एक इंसिडेंट को, एक पैटर्न को अंदर बसा के रखता है। और जब आप शैडो वर्क शुरू करते हो तो वो धीरे धीरे आपके एक इमोशन को, मेमोरीज को जो वाइप आउट हो चुकी थी, मेरी तो लाइफ में जो 3 साल की उम्र से मेरी मेमोरीज थी वो सारी ऊपर निकल कर आई हैं। कुछ हद तक हल्का सा मुझे पास्ट लाइफ का भी एक्सपीरियंस हुआ है, बट मैं थोड़ा घबरा गई और मैं उस तरफ नहीं गई हूँ। लेकिन बचपन की तो मतलब आई थिंक 2.5 से 3 साल की उम्र से मुझे एक चीज़ याद आई है। और सिर्फ चीज़ याद आना नहीं, जैसे आप एक विटनेस उसमें हो, जो आप एक स्टोरी देख रहे हो अपनी खुद की, आपको अपनी लाइफ में। बट जब ये शुरू होता है तो आप अपने आप को विक्टिम समझते हो। जब आप शैडो वर्क शुरू करते हो और आपकी जो ट्रैप्ड इमोशंस हैं वो ऊपर निकल कर आती हैं, जिनको आप ना तो आपने कभी ट्रॉमा समझा, ना आपको लगा कि ये हैवी इमोशंस हैं, लेकिन इट इज़ एज इट इज़। यही सच्चाई है हमारे इमोशंस की, कि बचपन से हम सब ने जितनी इमोशंस ट्रैप की हुई हैं वो हमारी आज के बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हैं। सो जो आप गुस्सा कर रहे हो लोगों पे, जो जज कर रहे हो, जो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जो कभी कभी मैनिपुलेटिव हो जाते हो, जो आप लोगों का मजाक उड़ाते हो, फन करते हो, जो आपके आज के जो भी बिहेवियर हैं, रिएक्टिव हो जाते हो, बहस करते हो, आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हो, ये सारे जो बिहेवियर्स हैं आपको, मुझे, हम सब ऑर्डिनरी लोगों को लगता है कि ये तो चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने अपना शैडो वर्क शुरू किया और आज जब मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल सिर्फ ये है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पर
अपने बचपन से ही एक एक ब्लैंक स्लेट की तरह आए थे, और उस ब्लैंक स्लेट के ऊपर बहुत सारी परतें, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती गई। हमारे जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, ईगो बोलते हैं हम, ईगो स्ट्रक्चर्स, दूसरों के बिहेवियर्स हम लोगों ने इंटरनलाइज किए, दूसरों की बातों को इंटरनलाइज किया। किसी ने हमारे बारे में जजमेंट दी, लड़की ऐसी है, लड़का वैसा है, इसका बिहेवियर ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो उनको ही गॉस्पेल ट्रूथ मान के हमने अपने बारे में जजमेंट्स बनाई। हम सेल्फ क्रिटिक बन जाते हैं, हम अपने आप से इंटरनल टॉक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक नेगेटिव करने लगते हैं। अगर घर में ही पेसिमिज़म है तो वो पेसिमिज़म हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपस में घर का माहौल ऐसा है कि निगलेक्ट कर रहे हैं हमें पेरेंट्स, उन्हें खुद ही वुंडेड हैं, उन्हें नहीं आता परफेक्ट पेरेंटिंग, और एब्यूसिव हैं, या मजाक उड़ाते हैं, या आपको जज करते हैं, या आप जो करना चाहते हो उसको मिनिमाइज़ करके जो नहीं अच्छे से कर रहे हो उस पर आपको टिप्पणियाँ करते हैं, तो घर का माहौल ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है। मतलब जब मैं भी शायद 2 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता तो मैं कहती फिर और क्या है लाइफ, यही है, ऊंच नीच, आपस में लड़ाई झगड़े, बहस, ये सब ही तो लाइफ है। लेकिन ये लाइफ नहीं है, ये हमने मैनिफेस्ट किए होते हैं ये रिश्ते, इस तरह के लोग अपने चारों तरफ, और कई कई केसेस में हम लोग इस चक्कर में लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं अनजाने में। तो सुबह उठते से ही हमें विचार आते हैं कि आज क्या करना है, बेड से जंप करते हैं तो डिलाइटफुल नहीं फील करते हैं हम लोग, ग्रैटिट्यूड नहीं फील करते हैं। इतनी पॉपुलेशन है यहाँ, मैं तो जितने भी लोगों से आज तक मिली थी, मुझे तो मेरे जैसे ही लोग मिलते थे जो मुझे लगता नहीं था कि ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल फील करना, और अपने आप को जज न करना, खुद को क्रिटिसाइज़ न करना, हमेशा एक जॉय और फन और लाफ्टर वाली सिचुएशन में रहना, अपने आप को विक्टिम न समझना। तो ऐसी सी इमोशंस जो हैं ये नॉर्मल नहीं है। ये मैं मानती हूँ कि ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो इमोशंस हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से चली आ रही हैं। क्योंकि आप सर्वाइवल स्टेजेस से देखिए, जब हंटर गैदर कॉन्सेप्ट था, जब जंगल में रहा करते थे, तब से एनिमल्स का अटैक, उसका डर, फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन आई, तो उसमें भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बना लिए कि राजा है और उसके नीचे लोग हैं। सो दैट मीन्स मास्टरी और स्लेवरी वाले मोड में हम लेकर गए हैं पॉपुलेशन को। सो जो स्लेवरी मोड में हैं उन्होंने अपने बच्चों को उसी प्रकार से पाला कि डर के रहना ज़रूरी है, अथॉरिटेटिव लोगों से डरना है, हमें ओबीडियंट बनना ज़रूरी है। वहाँ अनजाने में अपने ही बच्चों को ऑर्डिनरी बनाने की शिक्षा दी जाती थी। आज भी बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ओबीडियंस के नाम पे बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़ों के आगे बोलना नहीं, चुप रहो, रिबेल नहीं बनना, बड़ों का कहना मानो। अनजाने में बच्चों को सीख तो यही मिल रही होती है कि अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को दबाकर दूसरों को बो डाउन करो। सो विच मीन्स दैट हमेशा स्लेवरी और बॉस मोड में रहो, स्लेवरी और मास्टर मोड में रहो। सो 2% ऑफ द पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में ऐसी है जो कि मास्टर मोड में है, और बाकी सब उनके ओबीडियंट स्लेव बनकर अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को प्रेस करते हैं। तभी हम कहते हैं डिप्रेस करना, सप्रेस करना, तो प्रेस करते हैं वो। तो अब इसमें जब मैंने अपना शैडो वर्क शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि आधी पॉपुलेशन दूसरों से पावर लेती है और बाकी आधी पॉपुलेशन अपनी पावर दे देती है। और शैडो वर्क में सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जब जैसे जैसे मेरी ट्रैप्ड इमोशंस ऊपर आ रही थी तो मुझे पता लग रहा था कि मेरे बिहेवियर्स ऐसे क्यों हैं, मैं क्यों अपने आप को रिश्तों में खो देती हूँ, मैं क्यों ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे कोई आके बचाएगा, कोई सेवियर बनेगा मेरा।
और सबमिट करने में ही, फ़ॉन करने में ही, फ्रीज़ करने में ही मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। सो हर एक इंसान जो मुझ पे थोड़ा सा डोमिनेट करता था, मैं उसके आगे अपने हथियार खड़े कर देती थी कि ये इंसान बेहतर डिसीजन ले सकता है, सो मुझे अपनी आवाज़ ज़्यादा उठानी नहीं चाहिए। मुझे लगता था कि इस चीज़ से मैं सर्वाइव कर रही हूँ, लेकिन मेरी अंदर से मेरी आत्मा जो है वो बहुत इस चीज़ को विक्टिम मोड में मैं सोचती थी। मतलब अंदर से मुझे जो कॉन्शियसली नहीं पता थी जो बातें, कि मैं खुश नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर सिचुएशन में विक्टिम बन रही हूँ। मैं इतने साफ दिल से लोगों की सेवा करने की कोशिश करती हूँ, सबमिट कर देती हूँ, ऑफिस हो, घर हो, तो मुझे वो रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज यूनिवर्स, यहाँ पे आप इंसान को, किसी को भी हटा दीजिए इक्वेशन से, इंसान को हटा दीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए, यूनिवर्स जो है वो ऐसे ही काम करता है ना। वो लॉन्ग टर्म तक किसी भी एब्यूसिव इंसान को किसी की पावर लेने देता है, और ना ही वो विक्टिम मोड में जो इंसान अपनी पावर दे देते हैं वो उनको भी लॉन्ग टर्म तक वो पावर देने नहीं देता। बिकॉज इम्बैलेंसेस होते हैं, इसे एनर्जी इम्बैलेंसेस बोलते हैं। तो वो एनर्जी इम्बैलेंसेस की वजह से यूनिवर्स इंटरवीन करके उन रिश्तों को ब्रेक करता है, या रिश्ते अगर ब्रेक नहीं होते तो बीमारी मैनिफेस्ट कर लेते हैं बहुत सारे लोग। यही एक रीज़न है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अब तो प्रूव भी हो चुका है कि जो लोग अपनी जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोलने की बजाय हाँ बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो अपनी एनर्जी स्ट्रेच कर रहे हैं एक इंसान को खुश करने के लिए। एक ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, उन्हें ही एफर्ट करना पड़ रहा है रिश्ते को बचाने के लिए, दूसरे लोग कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अकेले सारी मेहनत करते हैं और ना बोलते हुए डर रहे हैं कि कोई मुझे जज ना करे। सो जब कोई इस तरह के मोड में चला जाता है, जिसे अगेन हम बोलते हैं माइंड कंट्रोल किसी ने किया, आपको इंसल्ट, ह्यूमिलेट करके आपको इक्वल फुटिंग में रखने की बजाय आपको वर्टिकल मोड में ले गए, वो मास्टर बन गए और आप स्लेव बन गए। अब ये मेंटल स्लेवरी है, ये इट इज़ समथिंग विच इज़ नोन ओनली टू द पर्सन जो मेंटल स्लेवरी में चला गया, जो यस बॉस, यस जो भी उनके आगे इंसान है, यस मैन, यस वुमन, ऐसा बन गया। और उसे लगा कि मुझे रिश्ते को बचाने के लिए शांत होके इनकी डोमिनेंस जो है उसको सहना चाहिए और सप्रेस कर लेना चाहिए मुझे अपनी इमोशंस को, क्योंकि इसी तरह से मैं रिश्ता बचा सकता हूँ। अब इसका रीज़न क्या है? जब मैं शैडो वर्क कर रही थी तो हमने आइडेंटिटी दी है कि मेरे लाइफ में मेरी आइडेंटिटी या तो इस रिश्ते से बन रही है या इस जॉब से बन रही है। सो दैट मीन्स हमने मीनिंग दिया है लाइफ को, और वो मीनिंग हमारे ऑफकोर्स पूर्वजों से आते हैं, हमारे पेरेंट्स वगैरह से आते हैं कि एक साल 2 साल के बच्चे या बच्ची को आप बार बार बोलना शुरू कर दो, अगर घर का काम नहीं सीखोगी तो शादी कैसे होगी, अगर पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनोगे नहीं तो समाज में तुम्हारा नाम नहीं हो पाएगा। ये मीनिंग फिक्स्ड, जैसे हम कहते हैं फिक्सेटेड हो जाना, तो ये फिक्सेटेड हो जाते हैं पेरेंट्स, और उसी जगह क्योंकि उनके भी पीढ़ी दर पीढ़ी यही सुनते आ रहे हैं, तो वही जनरेशनल वुंड्स जो हैं वही आगे पास ऑन कर रहे हैं। बच्चा जो है ऑब्वियसली मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि 2% हैं जो मास्टरी मोड में है, ऐसे ही लेस देन 2% है पूरे वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअलिटी असेंशन के थ्रू समझ पाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक जॉब्स या इसमें फिक्सेट या रिश्तों में फिक्सेट होने के लिए नहीं थी। मैं जब धरती पे आया था या आई थी तो एक बिगर पर्पस था मेरी लाइफ का, लेकिन वो पर्पस तो हम भूल ही जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं कि ऑब्वियसली जब सीख ही लिया कि मुझे अपनी जॉब बचानी ज़रूरी है, मुझे अपना रिश्ता बचाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी इन्हीं चीज़ों से है, मेरे को लाइफ में मीनिंग ही इन चीज़ों से मिलता है। दैट मीन्स कि कोई ये कहता है कि शादीशुदा है, बच्चे हैं, सेट है, तो इसमें मेरी इज्जत है। कोई कहता है कि जॉब है, उसमें ये डेजिग्नेशन है, तो यही मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन जब मैंने शैडो वर्क अपना शुरू किया और मुझे धीरे धीरे समझ में आए ये सारे पैटर्न्स कि कहाँ से आ रहे हैं ये पैटर्न्स, अनजाने में, जाने में निगलेक्टेड फील करती थी मैं बचपन में, जो मुझे कभी भी नहीं पता था और ना ही मेरे लिए वो कोई ट्रॉमास थे। लेकिन जब धीरे धीरे सारी चीज़ें सरफेस लेवल पे आई हैं, एक एक लेयर करके चीज़ें खुली हैं और मुझे पता लगा कि
मेरा इनर चाइल्ड जो है वो बहुत वुंडेड था। उसे बहुत लगता था कि पढ़ाई में इतनी अच्छी हूँ, लेकिन फादर ने कभी गले नहीं लगाया, मदर ने नहीं कभी गले लगाया। हमारे घर में कोई किसी को हग करता ही नहीं था। तो ये कमी मुझे तो नहीं पता थी कि ये कोई कमी है। ये तो मुझे, जब मैंने अपना शैडो वर्क किया है, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया है कि इन सारी कमियों की वजह से मैं निगलेक्टेड फील करती थी। और वो जो निगलेक्ट थी, जो मैं चाहती थी कि कोई मुझे प्रेज़ करे, कोई मुझे, ये नेचुरल ऑर्गेनिक नर्चरिंग होती है। जब बच्चा शुरू में 7, 8, 9 साल की उम्र तक जब होता है, तो वो ऑर्गेनिकली उसको वो प्यार चाहिए होता है माँ बाप का। और उस ऑर्गेनिक प्यार में ये है कि उसे कोई कडल कर रहा है, स्कूल से आने पे कोई पूछ रहा है आज का दिन कैसा रहा, उसे एप्रिसिएशन मिल रही है। सिर्फ अच्छा करने पे नहीं, इवन उसने अच्छा कुछ नहीं किया तब भी माँ बाप आकर बैठ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उनसे उन्हें वैल्यू दे रहे हैं कि तुम्हारी प्रेजेंस हमारी लाइफ में खूबसूरत है एंड वी एन्जॉय योर प्रेजेंस। सो कुछ घरों में नहीं हो पाता ये। एटलीस्ट मेरे घर में बहुत कह सकते हैं कि शोर शराबा बहुत था, लेकिन वो जो पर्सनल टच था वो एक बच्ची को नहीं मिल पाया। सो जब मैंने शैडो वर्क शुरू किया तो विक्टिमाइजेशन फील करती थी कि काश मुझे और प्रेज़ मिल जाता, काश मुझे और ज़्यादा लव मिल जाता पेरेंट्स से। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप विक्टिम मोड से आप कंपैशन मोड में आते हो, जहाँ पे आपको समझ में आता है कि पेरेंट्स जो हैं वो भी तो वुंडेड थे। उन्हें कहाँ पता था कि राइट पेरेंटिंग क्या है, और उनकी अपनी जनरेशनल जो है ट्रॉमास, वो उनके दादा दादी पेरेंट्स वगैरह सब ने उनको जो पास ऑन किए, उन्होंने वही हमें पास ऑन किया। तो अब करना क्या है? अब मैं क्या करूं? जो बचपन तो नहीं मैं अपना बदल सकती हूँ, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं हम कि अपने इनर चाइल्ड यानी कि जो आपका वो छोटा वाला वर्जन था, जिसको निगलेक्ट फील हुआ, जिसे लगा कि जब अब्यूज़ हो रहे हैं, जब कोई डांट रहा है या मार रहा है, तो वो अकेला फील कर रहा है, अनसीन फील कर रहा है, कभी कभी अब्यूज्ड फील कर रहा है। उसको लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जब कुछ अचीवमेंट हो सिर्फ तभी एक्कोलेड्स मिले, अगर कुछ नहीं भी करता तब भी क्या माँ बाप ऑर्गेनिकली वो प्यार दे पा रहे हैं। तो जब नेचुरल ओवरफ्लो हो रहा होता है लव, तो वो बच्चा एक अडल्ट बनता है जिसका कप, जिसकी लाइफ पूरी तरह से प्यार से भरी हुई है। अदरवाइज वो दो तरह का इंसान बनता है, या तो लोगों को अब्यूज़ करने वाला, क्योंकि कप खाली है तो वो कहीं से भरना है, उसको भरने के लिए वो फिर लोगों को अब्यूज़ करता है, मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि मुझे इस तरह से प्यार मिलना चाहिए। या फिर वो दूसरे स्पेक्ट्रम में ऐसा इंसान बन जाता है जो अपनी पावर्स दे के कि मुझे फ़ोन करना है, मुझे अपने हथियार खड़े कर देने हैं और सेवा करनी है, ओबीडियंट बनना है, और उससे मुझे बाकी लोग जो हैं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैं फिट इन हो जाऊंगा और मुझे प्यार मिलेगा। सो ये दोनों ही स्पेक्ट्रम्स जो हैं, ये दोनों ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं। ना तो नार्सिसिस्ट को कभी एंग्जाइटी फ्री लाइफ मिलती है, ना ही एम्पैथ या कोडिपेंडेंट को कभी एंग्जाइटी फ्री लाइफ मिलती है। ये हमेशा चेज़ कर रहे होते हैं बाहर को, हमेशा इनका जो हार्ट सेंटर होता है, ये खुद हार्ट सेंटर में नहीं होते हैं, क्योंकि इनका हमेशा फिक्सेशन आउटसाइड होती है। किसी ने मेरे बारे में क्या कहा, किसी ने मुझे कैसे ट्रीट किया, मतलब अपने मूड स्विंग्स नहीं है। उसका मूड ठीक है तो मेरा मूड अच्छा है, उसका मूड ख़राब है तो मेरा। दैट मीन्स आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं दूसरों के बेसिस पे, ना कि अपने बेसिस पे। सो ये सारा आता तो ये आपके चाइल्डहुड से ही है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन काम है, और तभी शैडो वर्क करना होता है। तो जब आप शैडो वर्क करना शुरू करते हो, आप अपने इस इनर चाइल्ड को एड्रेस करते हो, इसके साथ डायलॉग करते हो, बड़ी कंपैशनेटली आप इससे बात कर सकते हो। और क्योंकि ये जब भी आपको गुस्सा आता है ना, तो ये आपका इनर चाइल्ड एक्टिवेट होता है, ये गुस्से में एक्टिवेट होता है। उस समय ये एक्टिवेट होना चाहता था फादर के ऊपर, मदर के ऊपर, और या तो ये गुस्से में एक्टिवेट होता है या फिर ये रोने लग जाता है। जैसे मेरे केस में मैं बहुत जल्दी रो पड़ती थी,
तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मुझे इतनी जल्दी क्यों आंसू आ जाते हैं। वो शायद जब मैंने अपना शैडो वर्क किया तो समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे मेरे बचपन में जब मैं चाहती थी खुल के रोना, लेकिन फ़ोन कर गई, क्योंकि हमारे सर्वाइवल मैकेनिज़्म, बच्चे को हैवी इमोशंस हैंडल नहीं करनी आती हैं। बच्चों को यही पता होता है कि सहम जाओ और या फिर टैंट्रम थ्रो करना शुरू कर दो। सो मैं सहम जाती थी। अब जब मैं अपने शैडो वर्क में अपने स्मॉलर वर्जन से मिली तो मैंने उससे बार बार पूछा कौन कौन से ऐसी ओकेजन्स थी जब उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ, नेग्लेक्टेड फील हुआ, या ऐसा लगा कि अनसीन लग रहा है, या ऐसा लगा कि लव नहीं मिल रहा है, अनलव्ड फील हुआ। सो वो बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन ने ऐसे ऊपर काफ़ी महीनों तक मैंने ये किया, और मुझे ये सारे मेरे जो इमोशंस हैं और ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये जिसे हम कहते हैं ट्रैप्ड इमोशंस, पेंट अप इमोशंस, ये सारी मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन ने धीरे धीरे करके मेरे सामने लेकर आई। और वो जो मेरे इनर चाइल्ड से जो मैंने डायलॉग करना था और वो जो मुझे इमोशंस निकालनी थी, वो फिर मैंने बहुत जेंटली, कंपैशनेटली निकाली। साथ के साथ वो जो विक्टिम मोड से शुरू हुआ था सिलसिला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ विद लॉट ऑफ कंपैशन। मैंने अपने स्मॉलर वर्जन को अपने मेडिटेशन में जाकर बहुत एम्ब्रेस किया, उसे बहुत कडल किया, उसे फील कराया कि यू डोंट नीड टू वरी नाउ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, अब तुम एक्टिवेट मत होना। बहुत महीने लगे मुझे, बट वो समझ गया धीरे धीरे। और अपने आसपास के लोगों को जिनसे मैं हर्ट फील करती थी, या जिन्होंने मुझे मैनिपुलेट कर दिया या कंट्रोल किया, जिन्होंने मेरी पावर्स छीन ली, उन सब लोगों को मैंने विजुलाइज़ किया अपने मेडिटेशन में, और बड़ी कंपैशनेटली मैंने उन सबको रिलीज़ किया, उन्हें फॉरगिव किया। यू हैव टू फॉरगिव इवन इफ़ दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट, बिकॉज क्लोजर देना ज़रूरी होता है। सो हर साइकिल को क्लोजर दिया, फिर अपने आप को फॉरगिव किया कि अपनी पावर्स मैंने क्यों लूज़ कर दी सिचुएशंस में, और क्यों ये मेरा ऑटो पायलट मोड बन गया, ये मेरा डिफ़ॉल्ट मोड बन गया सालों तक। यही करती रही रिपीट, जो बचपन में किया वही टीनेज में, वही जवानी में, वही आगे आगे चलता रहा। और अब जब वो सारे पैटर्न्स निकल कर आते हैं तो आपको एप्रिसिएशन होती है कि देर इज़ मच मोर टू लाइफ देन वॉट आई वॉज परसीविंग। सो दैट मीन्स जॉब, रिश्ते, ये सब ज़रूरी हैं, बट उससे ज़्यादा जैसे मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ्स में अपनी पावर हमेशा दूसरों के हाथ में दे दी थी। सो इस लाइफ में मैं कॉन्शियसली, मेरा सोल आया एक फैमिली में जहाँ पे मुझे सीखना था कि अपनी पावर वापस कैसे लेनी है। मैं नहीं ले पाई, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में सर्वाइवल में ही लगे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सर्वाइवल के अलावा हम अपनी पावर में कैसे आ सकते हैं। सो मुझे यही लगता था कि मुझे तो हर इवेंट जो है, हर एपिसोड जो है, बस वो सर्वाइव करना है। और सर्वाइवल मैंने बचपन से ही सीख लिया था कि फ़ोन करने से, डरने से मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। सो जब मैंने ये सारे पैटर्न समझे, जब मुझे एक एक कहानी समझ में आई, तो मुझे समझ में आया कि मुझे इस जन्म में अपनी पावर्स वापस लेनी है। इस लाइफ टाइम में मेरा मेन पर्पस जो है वो यही है कि मुझे अपनी पावर्स बिना किसी को हर्ट किए, बिना कॉन्शियसली किसी से रिवेंज की भावना रख के या किसी को हर्ट करने की सोच के, मुझे अपनी पावर्स वापस अपने में लेनी है। सो ये मुझे मेरा लाइफ का जो मकसद है, जिसे हम कहते हैं, समझ में आया। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि शैडो वर्क हम सबको करना चाहिए, बिकॉज ये आपको क्लोज मच मोर क्लोज़र लेकर जाता है टूवर्ड्स नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिटी, बट ऑल्सो आपके लाइफ में वैक्यूम्स क्या हैं उनको समझने में। ये आपके बाहर के लोगों के थ्रू तो हम अपने आप को बहुत जानते हैं, ये आपको अपने अंदर से खुद को क्या आप जानते हो, वो पहचान जो है वो मेरी हुई है पिछले 3 सालों में। और मैंने देखा है कि बहुत सारी मेरी ऐसी लेयर्स थी जिन्हें मुझे शेड करना था, और उनको शेड करने के बाद एक ऑथेंटिक वर्जन मेरा निकल कर आया है।
सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि शेडो वर्क ज़रूर कीजिए। थोड़ा पेनफुल होता है और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मैंने काफ़ी सारा गाइडेंस ऑनलाइन कम्युनिटी वगैरह से लिया है। आई स्टिल फील के अब मुझसे अगर कोई पूछे कि बिफ़ोर शैडो वर्क और आफ्टर शैडो वर्क क्या फ़र्क है, बिफ़ोर शैडो वर्क इतना कुछ होकर भी मैं हमेशा एम्प्टी फील करती थी। आज मेरे पास कुछ है या नहीं है, मैं अपने आप में फुल हूँ। मैं एक एक मोमेंट को प्लेजरेबली एंजॉय करती हूँ। मुझे सरेंडर करना आ गया है। मैं यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होगा। जो मेरे पास आएगा आई डिज़र्व दैट, और जो नहीं आएगा उसे ब्लॉक करता है यूनिवर्स अपने आप ही मुझे सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आपकी इतनी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है कि आप चीज़ों को बिगर तरीके से देखना शुरू करते हो। आप अपना एक ऑथेंटिक वर्जन बाहर निकालते हो। मोर ऑन दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।